हाँ तो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग ग्रेविटेशन के बारे में स्टडी कर रहे थे, तो अभी हम उसी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, देखिए तो हमने ट्राइंगल वगैरह पे फोर्सेस पढ़े थे। अब हम जो स्टडी कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि किसी स्पेस में दो पार्टिकल फिक्स हैं और एक तीसरा पार्टिकल है, उसको फोर्स कैलकुलेट करना है। तो देखिए, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पे एक पार्टिकल है जिसका मास m है और जो रखा हुआ है a पे, जिसके कोऑर्डिनेट है 0, a, और ये भी एक पार्टिकल है जिसका के मास m ही है ना, और ये रखा है b पे जिसके कोऑर्डिनेट है 0, -a। ठीक है, तो यहाँ पे एक तीसरा पार्टिकल रखा हुआ है जिसका मास m0 है। ठीक है, और ये p पे रखा है जिसके कोऑर्डिनेट है x, 0। तो हमें m0 पे नेट ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करना है। तो फाइंड नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन m0 at p ड्यू टू m at a and m at b। तो जो दो मासेस m है a पे और b पे, उनके कारण m0 पे कितना फोर्स लगेगा वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखिए इसको यहां से ज्वाइन करता हूं मैं। इसको भी ज्वाइन करता हूं, है ना। तो अगर मैं ये डिस्टेंस ले लूं तो ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस भी फिर a है, और ये डिस्टेंस x है। तो अगर मुझे PA चाहिए तो वो √x² + a² हो जाएगी। ये वाली डिस्टेंस भी √x² + a² हो जाएगी, है या नहीं बच्चों, बताओ, हो गई। तो अब हमें P पे जो पार्टिकल है ना, इस पे फोर्स निकालना है। तो देखो, इस पे एक फोर्स तो लगेगा इस तरफ, कलर बदल के बताता हूं मैं आपको। देखो, एक फोर्स तो लगेगा जी इस तरफ ऐसे F, और एक लगेगा इस तरफ। ठीक है, तो ये दो फोर्स लगेंगे एफ के। तो ये वाली लाइन यहां से मिटा देते हैं, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट x, 0 है, तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर ही है। ठीक है, तो ये एंगल हुआ थीटा और ये भी हुआ थीटा, है ना। तो लेट F इज फोर्स ऑन m0 ड्यू टू m at a। तो सिमिलरली फोर्स ऑन m0 ड्यू टू m at b, वो भी उतना ही होगा, है ना, बराबर ही तो होगा। तो अब देखिए F की वैल्यू निकालते हैं। तो G m इंटू m0 अपॉन में x² + a² का √ और उसका स्क्वायर। तो बस आप ना √ लगाइए ना स्क्वायर लगाइए। ओके तो अब देखिए, ये F हो गया, इतना ये भी F है। तो हमें इन दोनों का रिजल्टेंट लेना है। तो देखो, थोड़ा स्मार्ट ट्रिक खेलते हैं, और स्मार्ट ट्रिक ये है कि हम इनके ना F के कंपोनेंट्स करेंगे y एक्सिस के अलॉन्ग। हालांकि मैं सिखा चुका हूं, और अगर हम करें तो ये f sin थीटा आएगा। ऐसे ही इस F का कंपोनेंट इस y एक्सिस के अलॉन्ग f sin थीटा आएगा। तो ये f sin थीटा इस f sin थीटा को कैंसिल कर देगा, और जो इनके कंपोनेंट आएंगे इस एक्सिस के अलॉन्ग वो होंगे f cos थीटा, और इस वाले फोर्स का भी होगा f cos थीटा। समझ रहे हैं बच्चों, ये दोनों कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे। तो ये तो m0 था ना, तो नेट फोर्स ऑन m0 एट p बन जाएगा हमारा 2f cos थीटा। ठीक है बच्चों, अब ये जो फोर्स लग रहा है ना, ये x एक्सिस के अलॉन्ग लग रहा है। तो फोर्स एक वेक्टर होता है, तो उस वेक्टर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, F = fxi प्लस fyj प्लस fzk, है ना। तो मान लो ये नेट फोर्स है, तो इसको F नेट लिख देंगे। तो अब इस F नेट में क्या आपको कोई y कंपोनेंट दिख रहा है? नहीं, 0 है। क्या कोई z कंपोनेंट दिख रहा है? 0 है। fx कंपोनेंट दिख रहा है, और वो है 2fx cos थीटा, 2f
कॉस थीटा, पर देखा जाए तो ये नेगेटिव है क्योंकि लेफ्ट की तरफ है, तो बस हम ये कह देंगे एफ एक्स जो कि नेट एक्स कंपोनेंट ऑफ नेट फोर्स है वो नेगेटिव हो गया, माइनस का 2f इंटू में कॉस थीटा। नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड है ये, और इसमें डायरेक्शन भी लग गई क्योंकि वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है ना। तो यहां पे अगर मैं डायरेक्शन शो करना चाहता हूं तो मुझे लिखना पड़ेगा टुवर्ड्स ओ। समझ रहे हो बच्चों? तो आई होप, अब cos थीटा की वैल्यू डालेंगे और f की वैल्यू डालेंगे, तो एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस का 2 जी एम एम नॉट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस हो गया x, हाइपोटेन्यूज हो गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना। तो ये आ गया, सो दिस इज फाइन। तो आई होप आप समझ गए। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 जी एम एम नॉट इंटू एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ये हो गया हमारा नेट फोर्स ऑन एम नॉट। ठीक है बच्चों, अब इसी फोर्स के ऊपर हम कुछ एनालिसिस कर लेते हैं। देखो एनालिसिस ये है कि एक स्पेशल केस लेते हैं, और वो केस ये है कि मान लो कि x जो है वो बहुत ही बड़ा है ए से, मतलब पार्टिकल ना बहुत दूर रखा है एम नॉट। स्पेशल केस 1, मान लो कि x जो है वो बहुत बहुत बड़ा है a से। तो अगर ऐसा होता है कि x a से बहुत बहुत बड़ा है, तो हम कह सकते हैं कि जी देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को हम नियरली इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख देते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखा जाएगा, नियरली इक्वल टू। तो जो एफ एक्स है वो नियरली इक्वल टू माइनस का 2 जी एम एम नॉट इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, है ना, की पावर 3/2 हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 होता है एक्स का क्यूब, ये एक्स कट जाएगा, तो एफ एक्स विल बी नियरली इक्वल टू माइनस 2 जी एम एम नॉट बाई एक्स का स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ये अब इसमें जो है ना एक बार लगाते हैं बस हम लोग, अब तो ये इक्वली लिखा जाएगा। समझे बच्चों? सो इन दिस वे वी कम टू नो दैट द फोर्स ऑन द पार्टिकल व्हेन द पार्टिकल इज फार फार अवे विल बी दिस। तो इससे हमें कंक्लूजन क्या निकला? तो हमें ये कंक्लूजन निकला कि जब हम बहुत दूर चले जाएंगे तो ये ए जो डिस्टेंस है ये नेग्लिजिबल हो जाएगी, और हमें ऐसा लगेगा जैसे m और m 2m मास का पार्टिकल ओ पे ही पड़ा है। तो अगर 2m मास का पार्टिकल ओ पे पड़ा हो तो इतना ही तो फोर्स लगेगा। तो ये कुछ ऐसे ही है जैसे दूर से देखने पे 2 स्टार कभी कभी एक सिंगल स्टार दिखता है, और फिर उसको जब टेलीस्कोप में देखते हैं तो पता चलता है कि वो एक नहीं 2 स्टार हैं। तो क्योंकि वो डिस्क्रिमिनेट नहीं हो पाते, है ना, या उसको हम ज़्यादा बेटर वर्ड कहते हैं रिजॉल्व नहीं हो पाते नेकेड आई से। टेलीस्कोप में रिजॉल्व हो जाते हैं क्योंकि टेलीस्कोप की रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा है। तो ठीक वैसे ही जब हम इस एम नॉट को बहुत दूर 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 लेते चले जाएंगे तो दोनों मासेस जो है ना वो एक सिंगल मास की तरह से बिहेव करेंगे जो ओ पे रखे हैं, जो कि 2m है। m ये है तो 2m हो गया। अब स्पेशल केस 2, अच्छा इसी में एक और बात है कि अगर x की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जाएगी तो एफ एक्स की वैल्यू 0 की तरफ जाएगी। तो ये तो क्वाइट ऑब्वियस है, कोई भी चीज जब आप उससे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चले जाओगे तो फोर्स तो 0 होना ही है। अब देखो स्पेशल केस 2, तो वो ये है कि मान लो x जो है ना a से बहुत बहुत छोटा है, तो उस केस में हम एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को नियरली इक्वल टू ए स्क्वायर डाल देंगे। तो जब ये यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारा एफ एक्स है वो कितना बनेगा, तो माइनस का 2 जी एम इंटू एम नॉट इंटू एक्स अपॉन में ए स्क्वायर की पावर 3/2। तो ए स्क्वायर की पावर 3/2 बन जाता है ए क्यूब। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एफ एक्स की वैल्यू हो गई माइनस 2 जी एम एम नॉट इंटू एक्स डिवाइडेड बाई ए का क्यूब। ऐसे वैल्यू हो जाएगी, समझ रहे कुछ? दिस विल बी द वैल्यू, एफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी। ठीक, तो होपफुली आप लोग समझ गए, तो एकदम चकाचक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब इसी में देखिएगा आप,
अगर मैं x को 0 डाल दूं तो इफ x इज इक्वल टू 0 तो fx जो है वो 0 हो जाएगा, है या नहीं? तो अगर x की वैल्यू 0 होगी तो fx 0 हो जाएगा। मतलब अगर हमारा ये पार्टिकल m नॉट यहाँ पे रखा होता तो ये दोनों तरफ इक्वली खींच रहा होता तो उस पर नेट फोर्स 0 हो जाती। इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है इसमें तो। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। तो ये मैं मिटा देता हूँ, है ना। अब इसमें हमने एक चीज नोटिस करी कि x इज इक्वल टू 0 पे भी फोर्स 0 है और x इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे भी 0 है ना। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब बीच में कोई पॉइंट ऐसा जरूर होगा जहाँ पे फोर्स मैक्सिमम है। तो वो कौन सा पॉइंट है अब हम वो ढूंढेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन ये बन रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x for which the force on m naught is 0। x की ऐसी वैल्यू बताओ जिससे कि m naught पे लगने वाला फोर्स 0 हो, 0 नहीं मैक्सिमम हो। एक्चुअली 0 तो हमें पता लग ही गया कि जब मैं x की वैल्यू 0 डालता हूं तो 0 है और जब मैं x की वैल्यू इन्फिनिटी डालता हूं तो भी 0 है। तो मुझे ढूंढना है x की वो वैल्यू जहां पे फोर्स मैक्सिमम है। तो अब देखिए करते हैं सॉल्व। तो क्या करेंगे ना, fx है ये जो कि -2gm m0 x अपॉन में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 है। तो कोई भी फंक्शन का जब मैक्सिमा या मिनिमा ढूंढना होता है ना बच्चों, तो उस फंक्शन का डेरिवेटिव 0 रखना पड़ता है अपने को। ठीक है, तो चलिए फिर इसका डेरिवेटिव 0 रख के देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, dfx/dx निकालेंगे। अब ये -2gm m0 का ये तो रहेगा ही रहेगा। तो d/dx ऑफ x/a² प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 हो गया। अब इसको करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा क्वोशिएंट रूल। ठीक है, तो क्वोशिएंट रूल क्या होता है मैं सिखा देता हूँ। जैसे d/dx ऑफ n/d न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर करना है। तो रूल ये होता है कि सबसे पहले आप डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दो, फिर डिनोमिनेटर को छोड़ दो, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर दो, फिर माइनस लगाओ, न्यूमरेटर को छोड़ो और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करो। ये रूल होता है। तो लगाते हैं फिर यहाँ पे। तो dfx/dx इज इक्वल टू -2gm m0, ये तो रहेगा ही रहेगा। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, a² प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 का स्क्वायर कर देंगे। तो 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3 रह जाएगा बस वो। फिर हम यहाँ पे a² प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 का एज इट इज छोड़ देंगे और फिर न्यूमरेटर जो कि x है उसका डेरिवेटिव करेंगे जो कि 1 आ जाएगा। फिर माइनस लगाएंगे, फिर न्यूमरेटर को एज इट इज छोड़ देंगे x, फिर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करेंगे। अब इसका डेरिवेटिव भी डायरेक्ट नहीं होगा, चेन रूल से होगा। तो चेन रूल अगर आपको पता हो तो ये होता है कि पहले आप इसको y मान लो मनीमन या t मान लो और इसका डेरिवेटिव कर दो, फिर जिसको आपने t माना है उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर दो। तो मान लो मैंने a² प्लस एक्स स्क्वायर को t मान लिया, मन ही मन, तो ये t की पावर 3/2 हो गया। तो t की पावर 3/2 का डेरिवेटिव हो जाएगा 3/2 इंटू t की पावर 1/2। अब जो t माना था वो t की वैल्यू वापस ही रख दो, है ना, मन ही मन रख दो। तो ये a² प्लस एक्स स्क्वायर को हमने t माना था ना, तो उसकी वैल्यू हमने वापस रख दी पावर 1/2। अब जिसको t माना था उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करो, तो a² प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो गया। ये है जी हमारा चेन रूल। अब देखो अच्छी बात ये हुई कि ये 2 से ये 2 कट गया। अब देखो ये 3 है, ये x है और ये भी x है, तो x 3x स्क्वायर हो गया। ये है a² प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये है 1/2, तो 1/2 पावर कॉमन आ जाएगी। तो dfx/dx में -2gm m0 a² प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 कॉमन ले लो। तो 3/2 में से 1/2 कॉमन हो गई, मतलब 1.5 में से आधा कॉमन चला गया, तो एक बच गया ना, a² प्लस एक्स स्क्वायर बच गया। अब यहाँ पे तो थी आधी पावर वही कॉमन आ गई, तो 3x 3 और x यानी 3x स्क्वायर बच गया यहाँ पे। अब नीचे क्या था, नीचे था a² प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3। अब ये जो 3 पावर है ना बच्चों, ऊपर आधी पावर है, तो थोड़ा स्मार्ट खेल लेते हैं, डायरेक्ट ही काट देते हैं। मतलब आधी पावर जो है वो माइनस हो जाएगी ना 3 में से, तो 3 में से जब आप आधा कम करते हो तो
तो बचता है ढाई यानी कि 5/2। तो यहाँ पे आपको 5/2 मिलेगा। ये रहेगा मल्टीप्लाई में, मतलब दिस इज देयर। अब ये चीज a² प्लस x² माइनस, तो ये a² माइनस 2x² हो गया ना बच्चों। तो आप इसको सिंपली a² माइनस 2x² लिख दो, ये आ गया। समझ गए ना बच्चों? तो आई होप इट इज फाइन। तो अब जैसे कि मैंने कहा था कि जब भी हमें किसी फंक्शन का ये पता लगाना है कि इस फंक्शन का मैक्सिमा है या मिनिमा है, तो हम इसके डेरिवेटिव को 0 डालेंगे। तो हम क्या करेंगे, dfx/dx को 0 पुट करेंगे। तो पुटिंग dfx/dx इक्वल्स टू 0, ऐसा करते ही हमें मिलेगा -2gm इंटू a² माइनस 2x² डिवाइडेड बाई a² प्लस x² की पावर 5/2 इक्वल्स टू 0। अब ये चीज तो होल स्क्वायर है तो कभी 0 हो नहीं सकता, तो बस यही टर्म 0 मिलेगी। तो इससे कंक्लूजन निकलेगा कि a² माइनस 2x² इज इक्वल टू 0। इससे कंक्लूजन निकलेगा कि x² इज इक्वल टू a²/2। इससे कंक्लूजन निकलेगा कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस a/√2। तो हमारे पास दो ऐसे पॉइंट आए जहां पे फोर्स का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम है। ठीक है बच्चों? सो देयर विल बी 2 पॉइंट्स वेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज मैक्सिमम। समझ गए? तो होपफुली आप समझ गए होंगे। चलिए, तो अब वो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, है ना? तो देखो इसी फॉर्मूले में, है ना, x की जगह पे हम डाल देंगे प्लस माइनस a/√2। तो मैक्सिमम है ना, fx मैक्सिमम, fx मैक्स। तो मान लो हमने प्लस a/√2 डाला, माइनस का 2gm इंटू a/√2 डिवाइडेड बाई a² प्लस a/√2 का स्क्वायर हो जाता है a²/2 की पावर 3/2। अब ये जो चीज है ना, ये हो जाती है 3a²/2, क्योंकि a²/2 प्लस a² यानी कि 1 प्लस 1/2, तो 3/2 हो गया ना ये। अब देखो a² की पावर 3/2 तो a³ हो गया, और 3 की पावर 3/2 का मतलब होता है, मतलब जैसे कोई भी नंबर है, 5 है मान लो, 5 की पावर 3/2 का मतलब होता है 5 की 1 पावर और 5 की आधी पावर, है ना, 5√5। तो 3 की पावर 3/2 का मतलब हो जाएगा 3√3 और 3√3, है ना, और 2 की पावर 3/2 का मतलब हो जाएगा 2√2। तो ये ऐसे होता है, ठीक है। किसी की भी पावर 3/2 का मतलब होता है वो और उसका अंडर रूट। तो अब देखो ये इससे काट दो, √2 आ गया, f मैक्स की वैल्यू आ गई हमारी माइनस का √2 gm इंटू a अपॉन में 3√3 डिवाइडेड बाई 2√2 इंटू a का क्यूब। a² की पावर 3/2 a का क्यूब। अब ये पावर इससे कटेगी, ठीक है ना, समझ रहे हो? ये a² बचेगा, ये 2√2 जाएगा ऊपर, तो √2 से जब 2√2 मल्टीप्लाई होगा तो 4 बनेगा। तो यहाँ से f मैक्स की वैल्यू आएगी fx मैक्स माइनस का 4gm, है ना, डिवाइडेड बाई 3√3 इंटू a का स्क्वायर। ये मैक्सिमम फोर्स लगेगा इसके ऊपर। समझ गए बच्चों? अब अगर मैं यहाँ पे माइनस a/√2 डालता तो बस ये फोर्स प्लस का हो जाता। माइनस के फोर्स होने का मतलब है कि यहाँ पे रखा हुआ पार्टिकल इधर की तरफ फोर्स फील करेगा, और जब मैं माइनस में रखूंगा तो वो इधर की तरफ फोर्स फील करेगा। वो तो करना ही है उसको, अट्रैक्टिव फोर्स है भाई, तो अट्रैक्टिव फोर्स तो फिर, है ना। तो कहने का मतलब इफ आई एम पुटिंग x इज इक्वल टू, हियर आई एम पुटिंग x इक्वल्स टू a/√2, so the force is negative which indicates that it will get attracted, and if I put x is equal to minus a/√2 जो कि इधर ना होके इधर होगा, उसमें फोर्स पॉजिटिव आ जाएगा, जिसका मतलब फिर से अट्रैक्ट हो रहा है इन दोनों से। तो क्योंकि ग्रेविटी का फोर्स तो होता ही अट्रैक्टिव है ना, तो क्वाइट ऑब्वियस है और वो अंडरस्टूड है। अब मान लो कोई कहे कि भाई एक काम करें आप, फोर्स का ग्राफ बना दें, मतलब कैसे वेरी करेगा फोर्स इस पार्टिकल पे मैग्नीट्यूड वाइज, है ना, या डायरेक्शन समेत भी fx का वेरिएशन बना दो, ठीक है। तो देखो हम बना देते हैं fx का वेरिएशन।
तो इस लाइन को आप यहाँ पे पीछे हटा दो, है ना। तो ये मिटा देते हैं, वेरिएशन तो एफ का बनाना है। तो दोनों चार्ज पार्टिकल यहाँ रखे हुए हैं, तो वाई एक्सिस पे आपको एफ लेना है ना। यहाँ पे एफ लेना है और यहाँ पे आपको x लेना है ना, और ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जब फोर्स, जब x की वैल्यू बहुत छोटी थी तो फोर्स जो था ना वो x के प्रोपोर्शनल था, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे x के प्रोपोर्शनल था, मतलब इसी में व्हेन x इज वेरी स्मॉल, if x इज वेरी वेरी स्मॉल, तो fx का फॉर्मूला आया था -2gm इंटू x अपॉन में a का क्यूब, यानी f इज इक्वल टू सम नेगेटिव नंबर इंटू x, यानी स्लोप इसका नेगेटिव था। तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी विद नेगेटिव स्लोप, है ना। तो ये तभी तक वैलिड है जब x बहुत छोटा है। उसके बाद ये मान लो वैल्यू है a/√2, तो यहाँ पे a/√2 पे फोर्स मैग्नीट्यूड में मैक्सिमम हो जाएगा, उसके बाद फिर घटने लगेगा। और इधर भी, है ना, देख रहे हो बच्चों। So this is almost this distance, है ना। So at this height, this force will be maximum, and then it will start reducing. Okay. This is -a/√2, -a/√2 पे फोर्स पॉजिटिव आ गया है, जिसका मतलब है कि उस तरफ हो गया। एंड दिस इज +a/√2 और इस पे फोर्स नेगेटिव आ गया, जिसका मतलब है कि ये fx मैक्स है ना, ये भी fx मैक्स है ना। अब ये पार्टिकल मैं हटा देता हूँ कि वो क्योंकि अंडरस्टूड है, वो इन्हीं पार्टिकल के लिए बनाया गया, क्योंकि अगर पार्टिकल में रखूंगा तो वो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। पार्टिकल यहाँ पे रखे हुए हैं, मतलब ठीक है ना, बट बिकॉज ऑफ पार्टिकल से ऐसा लग रहा है कि कुछ है वैसा। तो ये सिर्फ fx का और x का ग्राफ है। सो दिस पोर्शन इज ए स्ट्रेट लाइन, उसको मैं ग्रीन कलर से अलग से दिखा देता हूँ। दिस स्मॉल पोर्शन इज ए स्ट्रेट लाइन एंड आफ्टर दैट इट इज ए कर्व, ठीक है। तो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। और ये ग्राफ इसको छुएगा नहीं, तो ग्राफ के छूने का मतलब है कि जब ये ग्राफ इसको यहाँ पे टच करता है तो फोर्स जीरो हो गया। अब जीरो तो फोर्स इन्फिनिटी पे जाके होगा ना, तो यहाँ कहीं पे ये फोर्स जीरो नहीं होने वाला है, ठीक है बच्चों। तो होपफुली आप लोग समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और कुछ और सवाल करेंगे। देखो बच्चों, तो सपोज करें कि ये है ओरिजिन और यहाँ पे एक पार्टिकल रखा है जिसका मास m0 है, और ये एक रॉड है ना, जिसका के मास m है, और ये डिस्टेंस है x, या इसको d लिख देता हूं मैं, है ना, और ये है l लेंथ की रॉड है, मतलब एक तरीके से। So we have a uniform rod of mass m and length l. So this is a uniform rod of mass m and length l, तो अंडरस्टूड हो गया, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, करना क्या है। तो करना यह है कि m0 पे रॉड के कारण फोर्स निकालना है। तो इन द सिचुएशन शोन इन फिगर, calculate the value of gravitational force on m0 due to the rod. रॉड के चलते m0 पे ग्रेविटेशनल फोर्स बताइए। तो अब देखिए, ये ऐसे तो निकलेगा नहीं, इसके लिए अपने को करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, ठीक है। तो चलिए फिर करते हैं इंटीग्रेशन।
तो देखो बच्चों, यहां पे मैं एक एलिमेंट लेता हूं, है ना, तो ये x डिस्टेंस पे एक एलिमेंट हो गया, ये dx हो गया, है ना, dx इस एलिमेंट की लंबाई हो गई। तो लेट अस कंसीडर an element of length dx on the rod। अब एलिमेंट का मास निकालेंगे, व्हाट इज द मास ऑफ एलिमेंट। तो ये निकलेगा m/l, जो कि मास पर यूनिट लेंथ हुआ इनटू dx। तो ये यूनिटरी मेथड है, क्योंकि जो रॉड है उसकी लेंथ l है, तो l लेंथ का मास अगर m है तो dx लेंथ का मास निकालना है, तो वो तो बहुत आसान है, इसमें क्या दिक्कत है। इसको dm से रिप्रेजेंट करते हैं, तो dm इज इक्वल टू m/l इंटू dx। अब इस dm मास के चलते हम नॉट पर फोर्स निकालेंगे, तो फोर्स ऑन द मास m0 ड्यू टू dm, है ना, तो वो df हो जाएगा, एंड द df विल बी g m0 इंटू dm अपॉन में x²। अब बात ऐसी है कि ये dx इतना छोटा है कि इसके इस एंड से इस ओरिजिन की डिस्टेंस भी x है, इस एंड से भी x है, मतलब क्योंकि x प्लस dx इज नियरली इक्वल टू x, क्योंकि dx है ही बहुत छोटा। सो dx इज वेरी वेरी स्मॉल, इतना स्मॉल कि बस जितना हम सोच सकते हैं ना उससे भी छोटा है, ये बहुत ही छोटा है। तो सोचने में तो कोई पाबंद नहीं है, आप सोच दिखा आपने बड़ा रखा है, क्योंकि अगर छोटा सा दिखाएंगे तो दिखेगा ही नहीं उसमें, फिर कहेंगे यहाँ क्या है। अब ये df आ गया, अब dm की वैल्यू डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका g m0 बाई l इंटू x² इंटू dx। अब ये df का फंक्शन बन गया, यानी इस dm के चलते इस पे जो फोर्स लग रहा है वो लग इस तरफ रहा होगा, तो आप इसको dfx कह सकते हो। तो टोटल fx चाहिए, तो क्योंकि सारे फोर्स एक ही दिशा में है तो वो स्केलर ही बन गए। मतलब जब आपको पता हो ना कि कंपोनेंट को सबमिशन करना है तो फिर उसमें वेक्टर नहीं लगाते, क्योंकि कंपोनेंट तो ऑलरेडी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में है। तो अब जब हम नेट फोर्स निकालेंगे तो नेट fx आ जाएगा, तो वो आ जाएगा आपका g m0 बाई l इंटू dx अपॉन में x² इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन की लिमिट क्या रहेगी, देखो हमारा एलिमेंट हम हद से यहाँ ले सकते हैं कि x की वैल्यू d ले सकते हैं, फिर आगे फिर आगे 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 लास्ट में d प्लस l। तो इंटीग्रेशन की लिमिट जाएगी d से लेके d प्लस l तक, ये लिमिट जाएगी। तो अब इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो 1/x² का इंटीग्रेशन यानी x की पावर -2 का इंटीग्रेशन, तो आपको पता ही होगा इंटीग्रेशन के रूल, तो x की पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1, यानी कि x की पावर -1 बाई -1, यानी कि -1/x, है ना, ये ऐसे हो गया। तो चलिए फिर अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, है ना। ठीक है जी, तो चलिए कर देते हैं। तो ये आ जाएगा g m0 बाई l, x² का इंटीग्रेशन करते हैं, तो अभी बताया मैंने -1/x आ गया, तो ये d से d प्लस l तक हो गया, है ना। ठीक है बच्चों, तो बस अब वैल्यूज डाल देते हैं, तो ये हो गया हमारा g m0 डिवाइड बाई l, तो 1/, अब देखो माइनस साइन है, तो जब माइनस साइन आया तो ये अपर लिमिट है, ये लोअर है, तो माइनस साइन खत्म हो जाता है अगर आप पहले लोअर डाल दो बाद में अपर, तो 1/d माइनस 1/d प्लस l, तो अंडरस्टूड ही है। अब एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है, तो मैं यहाँ तो कर देता हूँ सॉल्व ना। तो देखिए बच्चों, fx की वैल्यू आ गई हमारी g m0 बाई l। अब इसका एलसीएम आ गया d इंटू डी प्लस एल, तो d इंटू डी प्लस एल,
यहाँ पे आ जाएगा डी प्लस एल और ये आ जाएगा डी। अब देखो ये कट जाएगा है ना, तो एफ एक्स की वैल्यू होगी हमारी जी एम नॉट बाई एल, ऊपर बच गया एल, नीचे हो गया डी और ये डी प्लस एल। तो आप देख सकते हो कि एल से एल आप काट सकते हो। तो ये एफ एक्स आ गया हमारा जी एम नॉट डिवाइड बाई डी इंटू डी प्लस एल। तो एफ एक्स बेसिकली हमें फोर्स निकालना था, दिस एफ एक्स इज फोर्स ऑन एम नॉट ड्यू टू दिस एम। तो एफ एक्स की ये दिशा है, तो क्योंकि इसकी दिशा पॉजिटिव है तो इसलिए इसमें प्लस साइन आ रहा है, मतलब दिस एफ एक्स इज फोर्स। अब हालांकि इस पे भी उतना ही लगेगा बट वो माइनस साइन लगेगा। सो दिस इज द फोर्स ऑन एम नॉट ड्यू टू द रॉड। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, दिस इज फोर्स ऑन एम नॉट ड्यू टू द रॉड, है ना, क्योंकि रॉड दाहिनी तरफ है तो फोर्स जो है वो दाहिनी तरफ लगा तो पॉजिटिव हो गया। क्लियर हो गई बात, इसलिए माइनस साइन इसमें नहीं आया। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसा कह सकते हैं कि सर ऐसा नहीं कर सकते क्या हम, कि ये रॉड है ना, एलिमेंट से एलिमेंट ना लें, बस इसका जो टोटल मास है वो इसके सेंटर पे मान लें, है ना। जैसे ये डिस्टेंस अपने को डी दे रखी है और ये एल दे रखी है, तो ये सेंटर हो गया इसका, है ना। ये डिस्टेंस हो गई एल बाई टू, ये भी हो गया एल बाई टू, एल बाई टू, है ना। तो जो टोटल डिस्टेंस है वो डी प्लस एल बाई टू ले लेंगे, तो जो एफ है उसकी वैल्यू आ जाएगी जी एम नॉट डिवाइडेड बाई डी प्लस एल बाई टू का होल स्क्वायर, तो वही आंसर आ जाएगा। तो एक्चुअली आंसर वही नहीं आया है, तो आप देख सकते हो कि अलग आंसर आया और ये गलत है, क्योंकि सही तो यही है जो हमने इंटीग्रेशन से प्रॉपर मेथड से किया है। सो रॉड के केस में आप सारे मास को सेंटर पे नहीं मान सकते हो, ठीक है बच्चों। रॉड के केस में, रिंग के केस में, डिस्क के केस में, किसी भी केस में सिवाय स्फेयर के, तो स्फेयर के केस में आप स्फेयर के सारे मास को सेंटर पे मान सकते हो। तो मैं ये लिख सकता हूँ, ओनली इन केस ऑफ सिमेट्रिक स्फेयर, है ना, स्फेयर विद सिमेट्रिक मास डिस्ट्रीब्यूशन, स्फेयर विद मतलब स्फेयर भी नॉन सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, तो ज्यादा इन केस ऑफ स्फेयर सिमेट्रिक ब्रैकेट में लिख देता हूं, या तो उसका रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक हो, या फिर वो ओवरऑल जो है ना यूनिफॉर्म स्फेयर हो, या फिर अगर यूनिफॉर्म स्फेयर नहीं है ना, हॉलो स्फेयर है, तो हॉलो स्फेयर भी कहीं से मोटा कहीं से पतला ना हो, उसमें सिमेट्री रहनी चाहिए। ओनली इन केस ऑफ स्फेयर, सिमेट्रिक स्फेयर, द एंटायर मास कैन बी supposed to be at center for calculating gravitational force। अब ये नेचर ने स्फेयर में वो सिमेट्री दी है, वो ताकत दी है कि आप उसके सारे मास को सेंटर पे मान सकते हो। समझ गए बच्चों? तो होपफुली आप लोग समझ गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो अब हम एक केस और लेते हैं। मान लीजिए कि ये एक पार्टिकल है जिसका मास है m नॉट, और ये एक सेमी सर्कुलर रिंग है, सेमी सर्कुलर रिंग, है ना। मैंने नीचे बना दी, ऊपर बनानी चाहिए।
सेमी सर्कुलर रिंग है ना, ऑफ मास m एंड रेडियस r, जिसका सेंटर ओरिजिन पे ही है। तो अब बताना क्या है, बताना यह है कि सेमी सर्कुलर रिंग के कारण m नॉट पे कितना फोर्स लगेगा। कैलकुलेट नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन m नॉट ड्यू टू रिंग है ना, ड्यू टू सेमी सर्कुलर रिंग, ड्यू टू सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ मास है ना। ये आ गया जी। अब करना क्या है, तो करेंगे तो वैसे ही जैसे पहले किया था। तो मान लो कि हम यहाँ पे एक एलिमेंट लेते हैं, ठीक है। अब ये एंगल है थीटा और ये एंगल है डी थीटा। तो ध्यान से देखिएगा डी थीटा बहुत ही छोटा एंगल है, ठीक है। और ये एलिमेंट है, एलिमेंट की लेंथ है dl, रेडियस तो r है ही। तो सबसे पहला जो रिलेशन दिमाग में आ रहा है वो ये आ रहा है कि dl अपॉन में r इज इक्वल टू डी थीटा। ये रिलेशन आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो यहां से dl की वैल्यू आ जाएगी r डी थीटा। ये फॉर्मूला होता है एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, पढ़ा होगा आपने। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। बस शर्त ये होती है कि इसमें एंगल रेडियन में होना चाहिए। तो मान लो डी थीटा रेडियन में है तो क्या दिक्कत है। तो अब आगे बढ़ेंगे, देखिए बच्चों, अब इस एलिमेंट के चलते इस पे फोर्स निकालेंगे, है ना। तो फोर्स पहले डीएम निकालते हैं, मास ऑफ एलिमेंट, है ना, मास ऑफ एलिमेंट। देखो m को अगर मैं पाई r से डिवाइड कर दूं, क्योंकि ये सेमी सर्कुलर रिंग है, तो पूरी रिंग होती तो उसकी जो टोटल लेंथ होती वो 2 पाई r होती। तो आधी रिंग है तो लेंथ पाई r हो गई, तो m बाई पाई r, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें dl से, यानी कि r डी थीटा से। तो r से r कट गया तो ये आ गया m बाई पाई इंटू डी थीटा, ठीक है जी। m बाई पाई इंटू डी थीटा। तो ये एलिमेंट का मास आ गया, इसको हम dm बोलेंगे। तो अब अगर ये dm हो गया तो इस dm के चलते इस m नॉट पे कितना फोर्स लगेगा। मान लो वो df है, तो df इज द फोर्स ऑन m नॉट ड्यू टू द एलिमेंट, है ना। तो बच्चा ये आ जाएगा आपका g इंटू डी एम इंटू एम नॉट अपॉन आर स्क्वायर, है ना। तो dm की वैल्यू डाल देते हैं, तो df की वैल्यू आ गई आपकी g एम नॉट बाई पाई आर स्क्वायर इंटू डी थीटा। अब देखो ये एलिमेंट इतना छोटा है, इतना छोटा है कि इसको हम एक लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज जस्ट अ लाइन, और जो df है ना वो इस तरफ लगेगा df, और ये एंगल तो थीटा है ही। समझ रहे हो बच्चों। तो df को दूसरे कलर से बना देते हैं, है ना, ग्रीन कलर से। ये df हो गया। अब df का अगर मैं ये कंपोनेंट ले लूं तो ये dfx हो गया, जो कि df cos थीटा हो गया। और अगर मैं इसका ये वाला कंपोनेंट ले लूं तो ये dfy हो गया, जो कि df sin थीटा हो गया। अब हमें अगर नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस चाहिए, मतलब fx चाहिए, तो fx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dfx, है ना, जैसे पहले किया था d, है ना। तो यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ df cos थीटा। अब थीटा की लिमिट देखो, अगर मैं एलिमेंट को यहाँ पे लेता हूँ a पे, फिर मान लो ये b हो गया, ये c हो गया, तो a पे लूंगा तो थीटा 0, b पे लूंगा तो 90, c पे लूंगा तो पाई। तो थीटा की लिमिट 0 से पाई जा रही है। अब जो df है ना वो उसकी वैल्यू डाल देता हूँ मैं यहाँ पे, है ना। तो ये हो गया मेरा g एम नॉट बाई पाई आर स्क्वायर, है ना,
अब देखो सिर्फ डी थीटा रहेगा इसके साथ और कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा डी थीटा हो गया, लिमिट आ गई 0 से लेके पाई तक। अब बच्चों कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है, अगर मुझे एफ एक्स चाहिए तो मैं लिखूंगा जी एम एम नॉट बाई पाई आर स्क्वायर। कॉस थीटा का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो माइनस साइन थीटा आता है, पर जब इंटीग्रेशन करते हैं तो वो प्लस का ही साइन थीटा आता है। लिमिट लग गई 0 से लेके पाई तक। अब साइन पाई माइनस साइन 0, तो ये हो जाएगा जी एम एम नॉट डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर इंटू में साइन पाई माइनस साइन 0। साइन पाई भी 0 होता है, साइन 0 भी 0 होता है, तो ओवरऑल ये 0 आ गया। तो यानी इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लगेगा नहीं। अब वो सिमेट्री से हमें दिख ही रहा था कि भैया इधर के खींचने वाले इधर के खींचने वाले बराबर हैं, तो ये इधर उधर जाएगा क्यों? क्योंकि जितने पार्टिकल इधर खींच रहे हैं उतने इधर भी खींच रहे हैं, तो ये दाएं बाएं जाएगा ही क्यों? ये जाएगा ऊपर की तरफ, यानी एफ एक्स तो 0 आ गया और एफ वाई 0 नहीं आएगा। ठीक है, मतलब हम सिमेट्री से भी कर सकते थे, या फिर हम क्या कर सकते थे, एक एलिमेंट इधर लेते एक इधर लेते, तो उन एलिमेंट से डी एफ कट जाता है ना। अगर मैं यहाँ पे भी थीटा एंगल पे एक एलिमेंट ले लूँ, है ना, फिर मैं कहूँ देखो ये फोर्स है आपका डी एफ दूसरा, तो डी एफ का ये कंपोनेंट हो जाएगा डी एफ कॉस थीटा, तो ये डी एफ कॉस थीटा इस डी एफ कॉस थीटा से कट जाएगा और डी एफ साइन थीटा जुड़ जाएंगे। तो पर वो हमने किया नहीं, तो हमारा मतलब जरूरी नहीं कि हम हर जगह बहुत सारे मेथड लगाएं, ये भी सही था, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये डी एफ वाई है, समझ रहे हैं बच्चों? जरूरत नहीं है करने की। दिस इज डी एफ वाई, एम नॉट मास है। तो अब हम एफ वाई निकालेंगे, ठीक है। तो एफ वाई कैसे निकलेगा जी? इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ वाई, इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ साइन थीटा, डी एफ की वैल्यू ये रही है ना, तो एफ वाई आ गया मेरा इंटीग्रेशन ऑफ जी एम एम नॉट बाई पाई इंटू में आर स्क्वायर इंटू में डी थीटा इंटू में साइन थीटा। एक्चुअली अच्छा नहीं लग रहा, तो साइन थीटा डी थीटा लिख दो, ठीक है जी। तो अब क्या करेंगे? अब कुछ नहीं करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो एफ वाई, अच्छा लिमिट तो वही 0 से पाई है, चाहो तो यहाँ भी लिख दो। तो जी एफ वाई जी एम एम नॉट बाई पाई आर स्क्वायर, है ना। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है बच्चों कॉस थीटा विद माइनस साइन, लिमिट जाएगी 0 से लेके पाई तक, ठीक। तो बस एफ वाई आ गया आपका जी एम एम नॉट बाई पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस 0 माइनस कॉस पाई। वही मैंने बताया था, अगर माइनस आ जाए तो उल्टी लिमिट लगा देते हैं। कॉस 0 होता है 1, कॉस पाई होता है -1, 1 माइनस -1 2 हो गया। तो कुल मिला के एफ वाई का फॉर्मूला आ गया 2 GM m नॉट अपॉन में पाई आर स्क्वायर। बस ये ले लेना, ठीक है बच्चों, याद रहेगा। तो होपफुली आपको ये समझ आ गया और आपको ये याद भी रहेगा, ठीक है जी। तो चलिए एक केस और ले लेते हैं, देखो। मान लो कि ये जो रिंग होती है ना बच्चों, ये ऐसे होती है, ऐसे। मास एम नॉट यहां रखा होता और ये एंगल होता अल्फा और इसका मास एम होता है ना। फिर क्या करते हैं हम लोग? तो अब करना तो वही था और तो कोई चारा ही नहीं है, सेम ही चीज है ना। एफ एक्स तो 0 इसमें भी आएगा क्योंकि सिमेट्री बना रखी है हमने, है ना।
ये वाला एंगल मान लो थीटा, ये भी थीटा है, मतलब दोनों एंगल्स थीटा है, तो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है ये। या तो फिर आप ऐसे मान लो कि वाई एक्सिस है और ये वाला एंगल अल्फा बाई 2 है, ये भी अल्फा बाई 2 है, ये मत दिखाओ, ठीक है। तो अब देखो फर्क क्या पड़ेगा, सबसे पहले तो डीएम का फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो डीएम हो जाएगा हमारा m डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू आर इंटू में डी थीटा इंटू में आर, है ना। अल्फा इंटू आर जो है ना, ये आर्क लेंथ हो गई, मतलब m तो इसका मास है ना, तो r से r कट गया, तो ये हो गया आपका m इंटू डी थीटा अपॉन में अल्फा। अब वही जो df था, df तो वही हो जाएगा g m नॉट इंटू डी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो df की वैल्यू आ गई आपकी g m नॉट इंटू डी थीटा अपॉन में अल्फा आर स्क्वायर। अब जैसे कि आपको पता ही है कि एफ एक्स पे वो भी 0 ही आने वाला है, तो हम एफ वाई ही निकालते हैं बस। तो एफ वाई इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन डी एफ इंटू में साइन थीटा। अब थीटा की लिमिट जाएगी माइनस अल्फा बाई 2 से लेके, नहीं 0 से लेके अल्फा तक, है ना। नो ये एंगल से लेके, है ना। तो ये एंगल कितना है, तो देखो ये वाला एंगल है पाई बाई 2 माइनस अल्फा, और ये वाला एंगल है पाई बाई 2 प्लस अल्फा। तो पाई बाई 2 माइनस अल्फा से लेके और पाई बाई 2 प्लस अल्फा तक, है ना। देखो अगर मैं यहाँ पे एलिमेंट ले रहा हूँ तो कोई थीटा बन गया, तो थीटा का जो सबसे छोटी वैल्यू है वो ये है पाई बाई 2 माइनस अल्फा, और जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो ये वाला एंगल तो पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 प्लस अल्फा। तो ऐसे करके हमारा आ जाएगा। डीएफ की वैल्यू डाल देते हैं, तो जी एम नॉट बाई अल्फा आर स्क्वायर तो आ जाएगा बाहर, बचेगा साइन थीटा डी थीटा, और लिमिट हो जाएगी पाई बाई 2 माइनस अल्फा से लेके पाई बाई 2 प्लस अल्फा तक, है ना। ऐसे हो जाएगी। अब ये साइन थीटा है, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन तो कॉस थीटा हो जाएगा, तो कॉस थीटा हो जाएगा। तो एफ वाई की वैल्यू हो गई आपकी जी एम नॉट बाई अल्फा इंटू आर स्क्वायर इंटू माइनस कॉस थीटा पाई बाई 2 माइनस अल्फा पाई बाई 2 प्लस अल्फा, है ना। ये पहले डालेंगे, ये बाद में, क्योंकि माइनस साइन है ना। जी एम नॉट बाई अल्फा इंटू आर स्क्वायर कॉस पाई बाई 2 माइनस अल्फा माइनस कॉस पाई बाई 2 प्लस अल्फा। अब कॉस जो है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो होता है पॉजिटिव, तो ये तो बन जाएगा सीधा साइन अल्फा, ये बनेगा माइनस साइन अल्फा, तो माइनस एक बाद में ही है, तो माइनस साइन अल्फा माइनस 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 प्लस हो गया, तो 2 साइन अल्फा आ जाएगा ऊपर। तो यहाँ से एफ वाई का फॉर्मूला आ गया हमारा 2g m नॉट इंटू में साइन अल्फा डिवाइडेड बाई दिस इज पाई बाई 2 माइनस अल्फा बाई 2, अल्फा बाई 2 है बच्चों, क्योंकि ये वाला एंगल पाई बाई 2 माइनस अल्फा बाई 2 है, क्योंकि पाई बाई 2 माइनस अल्फा बाई 2 में अल्फा बाई 2 जोड़ेंगे तो ये पूरा एंगल पाई बनेगा, ठीक है। तो दिस मस्ट बी इक्वल टू अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई अल्फा आर स्क्वायर। तो बस अब आप ऐसे याद कर सकते हो इसको कि एफ वाई इज इक्वल टू जी एम नॉट बाई आर स्क्वायर इंटू में साइन अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई अल्फा बाई 2। समझ गया ना बच्चों। अब अगर अल्फा 0 की तरफ जाएगा तो ये जी एम नॉट बाई आर स्क्वायर यानी एक पार्टिकल बन जाएगा ना, ये समझ गए। तो क्योंकि जब अल्फा 0 की तरफ जाएगा तो साइन अल्फा बाई 2 1 हो जाएगा, तो ये हो गया। और अगर अल्फा को मैं पाई डाल दूं तो फिर वो पुराना आंसर आ जाना चाहिए। तो इफ अल्फा टेंडिंग टू 0 तो दिस विल बिकम ए पार्टिकल, यहाँ पे एक पार्टिकल बन जाएगा, तो जी एम नॉट अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा, तो फोर्स बन जाएगा आपका जी एम नॉट अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि ये छोटा होते होते यहाँ पे एक पार्टिकल बन गया है, तो उसके बीच में डिस्टेंस आर हो गई। बिल्कुल फर्स्ट क्लास आंसर है। और अगर अल्फा को इक्वल टू पाई डाल दें तो साइन पाई बाई 2 1 हो गया, और ये पाई बाई 2 हो गया, तो फिर एफ आ जाएगा आपका 2g m नॉट अपॉन में पाई इंटू में आर स्क्वायर, क्योंकि अल्फा को तो पाई डाल दिया गया ना, पाई बाई 2 हो गया ना नीचे, तो पाई नीचे रह गया, 2 ऊपर चला गया, तो ये वही आंसर आ गया जो अभी थोड़ी देर पहले निकाला था हमने। एफ वाई ही लिख दो इसको।
सही है बच्चों? तो होपफुली आप समझ गए। तो अब लगे हाथ एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है? देखो बच्चा, मान लो यहां पे रखा है m0, है ना, और ये क्वार्टर रिंग है। तो क्वार्टर रिंग में या तो आप इंटीग्रेशन fx और fy का 0 से लेके π/2 तक कर दो इंटीग्रेशन, या फिर आप ऐसा करो कि यहाँ पे सिमेट्रिकल एक्सिस मान लो और बस फोर्स निकाल दो, और इसमें है ना, तो फोर्स इस तरफ आ जाएगा नेट। समझ रहे हो बच्चों? तो इसी को f मान लो, बस वो f नेट हो गया। और f की क्या वैल्यू आ जाएगी? तो f की वैल्यू आ जाएगी gm/r² इंटू साइन α/2 डिवाइडेड बाई α/2 में अल्फा इज इक्वल टू π/2 डालो। तो π/2 डालेंगे तो α/2 45 हो जाएगा, और ये आपका π/4 हो जाएगा। तो f की वैल्यू आ जाएगी gm/r² साइन π/4 डिवाइडेड बाई π/4, है ना, π/4। तो 4 चला जाएगा ऊपर, ये होता है 1/√2, है ना। तो gm/r² इंटू 4/π इंटू 1/√2। तो देखा जाए तो ऊपर 2√2 आ गया। f की वैल्यू हो गई 2√2 gmm0/r², πr²। अब ये f है, तो इसका जो fx होगा, है ना, तो वो कितना हो जाएगा? वो f/√2 हो जाएगा, और जो fy है ये f/√2 हो जाएगा, क्योंकि भैया fx और fy एंगल 45 है ना, तो 1/√2 हो जाएंगे कंपोनेंट। तो ये f है, तो fx कितना आ गया? तो इसका 1/√2 करेंगे तो 2gmm0 कौन में πr² आ गया, है ना। और वैसे ही fy भी यही आ जाएगा, gmm0 कौन में 2 भी आएगा, है ना, y इंटू में r²। तो ये बड़ा ही मजेदार सा रिजल्ट आ गया, है ना। उतना ही फोर्स लग गया जितना आधी रिंग की वजह से लगता है x एक्सिस और y एक्सिस के लॉन्ग। तो क्योंकि इस आधी का ही मास m है ना, तो इसलिए उतना ही फोर्स लग गया। क्योंकि अगर मैं इसको पूरी रिंग बना दूंगा तो 2m मास हो जाएगा, तो डबल हो जाएगा फोर्स, है ना। तो होपफुली आप लोग समझ गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक केस और लेते हैं। देखो बच्चों, अब हमारे पास ये एक पार्टिकल है और ये एक रॉड है, ठीक है। रॉड को XY लिख देते हैं, ना। ये वाला एंगल जो है मान लो फाई है, और ये वाला भी एंगल फाई है। तो सिमेट्रिक रखनी है हमें, नॉन सिमेट्रिक में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है बच्चों। मतलब फाई के दो एंगल बन रहे हैं, ठीक है। तो रॉड के चलते हमें इस पे फोर्स निकालना है, मास पे। तो सिमेट्रिक वाला केस लेते हैं, नॉन सिमेट्रिक थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। तो फाइंड the gravitational force on m0 due to the rod of mass m, है ना। ये डिस्टेंस को हम d मान लेते हैं, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे मैंने एक एलिमेंट ले लिया, ठीक है बच्चों। ये हाइट को मैं y मान लेता हूँ, और ये बन गया मेरा एंगल थीटा। अब ये वाला एंगल बन जाएगा d थीटा, है ना।
हालांकि डी थीटा का कुछ काम आएगा नहीं, डी थीटा का छोड़ ही दो। ये फाई जो है ना बच्चों पूरा एंगल था, ठीक है। थीटा। अब देखो इस एलिमेंट के चलते, इस एलिमेंट का पहले हम लेंथ लेते हैं dy, है ना। ये लेंथ हो गई मेरी l, मतलब जो रॉड है ना उसकी लेंथ 2l हो गई, ठीक है। तो dm आ जाएगा हमारा m अपॉन में 2l इनटू में dy। ओके बच्चों, अब इस dm के चलते फोर्स निकालेंगे m नॉट पे। तो फोर्स ऑन m नॉट ड्यू टू द एलिमेंट, है ना। एलिमेंट के चलते m नॉट पे फोर्स कितना आएगा जी, देखते हैं कितना आएगा। तो dF इज इक्वल टू आ जाएगा जी एम एम नॉट, नहीं जी एम नॉट इंटू डी एम अपॉन में डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के अंडर रूट का स्क्वायर। तो बस अंडर रूट क्या करना है, डी एम की वैल्यू डाल देंगे। तो जी एम एम नॉट बाई 2l इंटू में डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, इंटू में डी वाई। अब देखो जब मैं इस फोर्स, ये फोर्स हुआ ना मेरा dx df, df का जब मैं y कंपोनेंट लूंगा, है ना, तो सिमेट्री के चलते वो कैंसिल हो जाएगा, x कंपोनेंट ऐड हो जाएगा। तो अगर हम fx निकालना चाहते हैं तो हमें df cos थीटा को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कहाँ से कहाँ तक, -5 से +5 तक। मतलब अगर हम एंगल की टर्म में कन्वर्ट कर लें तो -5 इसलिए क्योंकि नीचे का एंगल नेगेटिव लेना चाहिए हमको, ठीक है। तो अब देखो df की वैल्यू डाल देते हैं, जी एम एम नॉट बाई 2l, है ना, cos थीटा की भी वैल्यू डाल देते हैं। तो cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपकी d बाई दिस, तो 1 बाई डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू डी वाई। अभी आप समझ गए होंगे क्योंकि मैंने जो है ना cos थीटा की वैल्यू सीधे डाल दी और ये डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। तो cos थीटा की वैल्यू आएगी d अपॉन में डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर हाफ, एक पावर पहले से ही है, 3/2 पावर हो जाएगी। समझे बच्चों, अब ये इंटीग्रेशन ही करना रह गया बस। तो अब देखो इतना मुश्किल नहीं है, तो हम क्या करेंगे ना y अपॉन डी कर देंगे, जो कि साइन tan थीटा आ गया। तो यहाँ से y, है ना, ये क्या कहते हैं, y इज इक्वल टू डी tan थीटा हो गया। अब यहाँ से dy बाई डी थीटा निकालेंगे, जो कि डी सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो यानी कि dy की वैल्यू हो गई स्मॉल d इंटू में सेक स्क्वायर थीटा इंटू में डी थीटा। इसके अलावा d अपॉन में डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर देंगे, डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर हाफ। तो वो हो जाएगी हमारी, क्या हो जाएगी, cos थीटा हो जाएगी। तो इसका मतलब डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है की पावर हाफ की वैल्यू हो गई डी सेक थीटा। तो बस ये दो वैल्यू डाल देते हैं। तो देखो fx क्या हो गया, इंटीग्रेशन की लिमिट -5 से +5, है ना। तो जी एम एम नॉट बाई 2l, डी तो रहेगा ही, और डी वाई की जगह पे डालेंगे डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। नीचे आ जाएगा हमारा डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर हाफ इज डी सेक थीटा, तो डी क्यूब सेक क्यूब थीटा। बस ये बच गया। अब लिमिट आ गई -5 से +5 तक। ओके, तो ये L तो रहेगा ही यहाँ पे, है ना। तो D इंटू L हो गया प्रोडक्ट, है ना। चलिए अब आगे लिख देता हूँ मैं। तो देखो बच्चों fx इज इक्वल टू जी एम एम नॉट
बाई 2dl है ना। क्या बच गया, सेक क्यूब थीटा, सेक थीटा, नीचे सेक बच गया तो उसको कॉस लिख देते हैं, तो कॉस थीटा डी थीटा, लिमिट आ गई -5 से +5 तक। अब कॉस का डिफरेंशिएशन होता है साइन, और कॉस का इंटीग्रेशन होता है माइनस, नहीं कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, इंटीग्रेशन प्लस साइन। तो एफ एक्स हो गया जी एम एम नॉट बाई 2d इंटू एल इंटू साइन थीटा, लिमिट आ गई -5 से +5। एफ एक्स आ गया हमारा जी एम एम नॉट बाई 2l डी, ये इसको डी एल मत समझ लेना, डी और एल का प्रोडक्ट है ये। तो ये हो गया साइन फाई माइनस साइन -5। अब साइन -5 ना माइनस साइन फाई होता है, तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस ये बाहर आ जाएगा, समझे। तो साइन फाई प्लस साइन फाई 2 साइन फाई हो गया, तो 2 कट जाएंगे। तो यहाँ से एफ एक्स का फॉर्मूला आएगा जी एम एम नॉट फाई एम नॉट इंटू साइन फाई डिवाइडेड बाई एल इंटू डी, दिस इज द आंसर। अब साइन फाई की वैल्यू डालना चाहो तो डाल सकते हो, वो आ जाएगी L अपॉन में दिस, चलो डाल ही देते हैं, है ना। एफ एक्स की वैल्यू आ गई आपकी जी एम एम नॉट इंटू एल अपॉन में एल इंटू में डी इंटू में रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एल से एल कट गया, एफ एक्स आ गया आपका जी एम एम नॉट डी बाई रूट अंडर डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। So this is the answer। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा कठिन है ये, इसका एग्जाम में आना भी डिफिकल्ट है, और वो मैंने बता दिया सिमेट्री से। तो इससे आपको कंक्लूजन ये भी निकल गया होगा कि ये नहीं कि सारे मार्क्स को यहाँ मान के कर दो, आप नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए, फिर आगे मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाता हूँ, ठीक है बच्चों।